हेलो, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। मेरा नाम दीपी सिंह चंदेल है और हमें इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम एक चीज़ ये बता दें कि जो इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करने में कभी कंप्लीट ऑलमोस्ट 80 से 90 घंटे लगेंगे, 80 से 90 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करना है तो हम यूपीएससी यानी यूपीएससी पीटी, प्रीलिम्स, पीटी और मेंस वहीं साथ ही साथ स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस वो कोई भी हो, कोई भी, खासकर जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, ठीक है, तो सभी स्टेट सिविल सर्विस में हम देखेंगे सभी हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत, जैसे कि राजस्थान पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस के साथ साथ राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड, ये सभी के लिए जो मेंस और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसमें से देखेंगे कि जो आपको इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए हम 80 से 90 घंटे लेंगे, ठीक है ना, 80 to 90 आवर्स लेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए हम पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या इसमें पाठ्यक्रम है हमारा, क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम। अगर हमें पाठ्यक्रम का ज्ञान है, हमें पता है कि हमें क्या क्या पिछले 10 सालों से या फिर जो यूपीएससी ने जो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करा है, तो उसको देखिए, ऐसा भी होता है कि यूपीएससी ने जहां तक निर्धारित किया है उसके बाद भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है ये प्रॉपर्ली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट के 10 सालों के क्वेश्चन और वो उसने जो ऑलरेडी निर्धारित करके रखा है सिलेबस, उसके अनुसार हमने क्या किया है, इसको बनाया है। तो चलिए आप यहां तक देख लिए हैं। अब इसके बाद हमें जो देखना है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से सिलेबस देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। मैं ऑप्शनल सोशियोलॉजी कंप्लीट करवाऊंगा और सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी देख लेते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से जो हमारा पहला लेक्चर होगा, पहला चैप्टर होगा, वो इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा होगा इन्फ्लेशन, दूसरा होगा इन्फ्लेशन। जो तीसरा होगा हमारा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। और जो हमारा चौथा होगा बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ आप देखेंगे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिर मनी मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट। अगला होगा टैक्सेशन, टैक्सेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया। जो इस नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड अगला हमारा जो 11वें नंबर का टॉपिक होगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। और फिर पॉवर्टी, हमने अभी गरीबी नहीं पढ़ा,
और अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और गरीबी, यानी पॉवर्टी। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो पॉवर्टी एंड, देखिए इसमें से ये टॉपिक है पॉवर्टी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक है। वहीं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सभी टॉपिक होंगे हमारे इसमें से। हाँ, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, हम हालांकि यहीं लिख लेते हैं, फिस्कल सिस्टम, ठीक है। ये सभी हमारे टॉपिक होंगे। जैसे कि आपने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था, कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, ठीक है। टैक्सेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है। और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिस्कल सिस्टम, ठीक है। हालांकि जो फिस्कल सिस्टम हम इससे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक और टॉपिक रह गया है हमारा, नेशनल इनकम, इसको कंप्लीट करने में जो हमें करीब वही 80 to 90 आवर्स लगेंगे, 80 to 90 आवर्स लगेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस है पूरा, ठीक है। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी मैं लिखवा देता हूँ। हालांकि इतने आप समझदार हैं कि आप इसको, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पता ही है, इन्फ्लेशन जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, बैंकिंग व्यवस्था हो गया, मुद्रा बाजार हो गया, मनी बाजार हो गया, टैक्सेशन, टैक्स व्यवस्था हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड विदेशी निवेश और व्यापार हो गया, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक समृद्धि और विकास, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी उद्योग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या हो, गरीबी और बेरोजगार, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय संगठन, फिस्कल सिस्टम एंड नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये प्रॉपर हमारा सिलेबस हो गया इकोनॉमी का। हम इस सिलेबस के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो इसमें से हम कंप्लीट कुछ चीजों को, जैसे कि इसमें से इंडियन इकोनॉमी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ जब भी स्टेट सिविल सर्विस का जो स्टेट सिविल सर्विस है, तो स्टेट सिविल सर्विस का अगर आप देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, तो जितना भी टॉपिक स्टेट सिविल सर्विस का पीटी और मेंस का है वो भी सब क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने ये सारी चीजों को बहुत डिटेल से देखेंगे। ये हमारा सिलेबस है। और चलिए हमारा जो सबसे पहले इंट्रो है तो उसे हम देख लेते हैं कि आखिर इंट्रो क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सही से देख लिया होगा, आप इसे लिखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। ये क्या है, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, हमें सबसे पहले देखना है कि जो इकोनॉमिक्स अर्थात जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या। तो अगर हमें इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन हमें देखना है, तो इकोनॉमिक्स है क्या। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से मिलकर बना है। जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से मिलकर बना है। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, नोमिया से मिलकर बना है, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से मिलकर बना है। और ये अगेन दोबारा, ये जो ओइकोनोमिया, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मैंने बताया जो इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है, ये ओइकोनोमिया से बना है। और जो ओइकोनोमिया है ये पुनः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओइकोस और दूसरा नोमोस।
ओइकोस, दूसरा नोमोस, दूसरा नोमोस। देखिए जो ये ओइकोस और नोमोस है, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, है ना। मैंने ये बताया, ये एक ग्रीक वर्ड है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर अगेन बना है, ओइकोस और दूसरा नोमोस, नोमोस। जो ओइकोस है, लाइट चली गई है, ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, ध्यान से सुनिएगा। ओइकोस है जो, ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, मतलब परिवार, परिवार, परिवार। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। देखें लाइट आ रही है, हाँ दिख तो रहा है, ऑलमोस्ट सब ठीक है ना। तो मैनेजमेंट, परिवार। तो देखिए जो मैंने बताया, जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स, ये इकोनोमिया एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ये भी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओइकोस हो गया, दूसरा नोमोस हो गया। ओइकोस का मतलब होता है फैमिली, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो फैमिली अर्थात जो परिवार और मैनेजमेंट। तो आप देखिए जो इकोनोमिया है, आप इसके अंतर्गत देख लेते हैं, एक मिनट से देखिए। तो मैंने बताया जो ओइकोस और नोमोस, ये दो ग्रीक वर्ड है। ओइकोस का मतलब होता है फैमिली और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। देखिए जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओइकोस और दूसरा नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है परिवार और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन। अब ओइकोस के अंतर्गत अगर हम इसको सामान्य परिभाषा की बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो एक परिवार अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, एक परिवार अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कैसे मैनेजमेंट संभालता है, अर्थात इसका जो फैमिली का ये जो मैनेजमेंट है, इस जो फैमिली का ये मैनेजमेंट है, यही इकोनॉमिक्स है। ये क्या है, यही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके पास सीमित संसाधन है और ये सीमित संसाधनों के माध्यम से अपने घर का प्रबंधन कैसे करता है, ये सीमित संसाधनों के माध्यम से अपने घर का जो प्रबंधन है, हाउस होल्ड जो है, इसका हाउस होल्ड भी होता है, ठीक है, हाउस होल्ड, तो अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कैसे प्रबंधन करता है, ये अर्थशास्त्र है। ये तो एक बहुत सिंपल और बहुत साधारण परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ विषय वस्तु की बात करते हैं, तो विषय वस्तु के आधार पे हम देखेंगे जो ये इकोनॉमिक्स है। तो अगर विषय वस्तु के आधार पे बात करेंगे तो जो विषय वस्तु में हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में जैसे कि आप देखेंगे कि जितनी छोटी और बड़ी चीजें हैं, छोटी और बड़ी चीजें मतलब यहाँ इससे तात्पर्य है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर हम कुछ बात करते हैं तो जो उत्पादन वितरण, जो फैमिली के, मान लीजिए जो फैमिली है, इसके पास ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, ठीक है। तो इस फैमिली और परिवार में जो मैनेजमेंट है, इसका जो सीमित संसाधन है, तो ये फैमिली अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कैसे चीजों को मैनेज करती है, कैसे मैनेजमेंट करती है, ये तो अर्थव्यवस्था की बहुत साधारण और सिंपल परिभाषा हो गई। लेकिन एज हम विषय वस्तु की अगर बात करते हैं, अगर तो जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन अर्थव्यवस्था है। ये हमने एज अ सब्जेक्ट विषय वस्तु के आधार पे बात करी। क्या, विषय वस्तु के आधार पे बात करी, मतलब क्या, दोबारा सुनिएगा। मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है, ये दो ग्रीक, ये इकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है, किससे, इकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। इकोनोमिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और दूसरा नोमोस। जो ओइकोस और नोमोस, इसमें से बेसिक डिफरेंट है। जो ओइकोस और नोमोस, इसमें से ओइकोस के अंतर्गत आप देखोगे कि जो ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन। तो ये तो बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई कि एक परिवार अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कैसे क्या करेगा, अपना खर्च चलाएगा, कैसे मैनेजमेंट करेगा। वहीं अगर हम एज ए विषय वस्तु की बात करते हैं, तो जो अर्थशास्त्र है, यानी जो सेवाओं और वस्तुओं के उचित प्रबंधन और उसके उपभोग, वहीं वितरण की प्रक्रिया का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, ये इकोनॉमिक्स है। ये क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो आपने इसके अंतर्गत देखा जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब एक चीज और आप देखिएगा, आपने इसको हम बहुत सिंपल परिभाषा और सिंपल परिभाषा के साथ साथ हमने क्या देख लिया, एज अ विषय वस्तु के आधार पे। अब हमें दूसरी चीज देखिए, जो अर्थशास्त्र है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज आपको समझाना चाहता हूं।
अपने यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा बस 1 मिनट और इससे रिकैप कर देता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट और। देखिए मैंने बताया जो ये ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया, ये ओइकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है, ओइकोस ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये नोमोस, ठीक है, ये नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। एक फैमिली अर्थात परिवार, फैमिली सीमित संसाधनों के माध्यम से, सीमित संसाधनों के माध्यम से अपने खर्चों का निर्वहन ही अर्थव्यवस्था है। बहुत साधारण परिभाषा, अगर हम एज अ विषय वस्तु के आधार पर देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन अर्थव्यवस्था है। क्या है ये चीज आपने देखा। अब अर्थशास्त्र भी इसको 2 वर्गों में बांट के देखते हैं। जो अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी व्यष्टि और समष्टि। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कौन कौन, एक माइक्रो, माइक्रो, दूसरा मैक्रो, मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो। जो माइक्रो है, अगर माइक्रो और, तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा, छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, व्यापक, बहुत बड़ा या व्यापक, ठीक है। तो आप जो अर्थव्यवस्था है इसको 2 भागों में, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो मतलब अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का, छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब बहुत माइन्यूट और बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन क्या है, माइक्रो के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, माइक्रो यानी इकोनॉमिक्स। जो ये है, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बहुत छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन, बहुत छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। वहीं अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े खंडों का अध्ययन, बड़े बड़े मतलब माइक्रो का मतलब, मैक्रो का मतलब होता ही व्यापक, तो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े खंडों का अध्ययन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो अब आखिर माइक्रो और मैक्रो के अंतर्गत क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से देखते हैं। मैंने बताया जो अर्थव्यवस्था है इसको 2 भागों में वर्गीकृत करके देखा जा सकता है। इकोनॉमिक्स को, इसको इकोनॉमिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत, माइक्रो, माइक्रो, मैक्रो। एक उदाहरण से समझा देता हूं, माइक्रो और मैक्रो आपको याद होगा, बस उदाहरण है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। जब हम लोग थोड़ा सा पहला फोन हम ऐसा सिम कार्ड यूज करते थे, याद है आपको, ठीक है, फुल सिम कार्ड हुआ करता था। इसके बाद इस सिम कार्ड को ऐसे आया, ऐसे आया, है ना, और फिर ये एकदम ऐसे आ गया। तो ये माइक्रो हो गया, ये माइक्रो हो गया, और ये मैक्रो हो गया, ये मैक्रो हो गया। अब समझ आ गया होगा आपको, मतलब बहुत छोटा। तो जो माइक्रो है, माइक्रो के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन, छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन, हिस्सों का अध्ययन माइक्रो कहलाता है, ठीक है। वहीं इसका मतलब व्यापक होता है, और अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े हिस्सों का, व्यापक हिस्सों का, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन, पहलुओं
का अध्ययन क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है, मैक्रो कहलाता है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में आपने डिफरेंस देखा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। अब देखिए जो माइक्रो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जो माइक्रो है, तो अगर हम माइक्रो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए माइक्रो के अंतर्गत आप देखेंगे कि जैसे कि फैमिली, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? फैमिली, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ये सब माइक्रो के अंतर्गत आएगा। मतलब ये बेस्टी, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, और ये बेस्टी अर्थशास्त्र। ये क्या है? ये बेस्टी अर्थशास्त्र कहलाता है, बेस्टी अर्थशास्त्र हिंदी में, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो फैमिली, डिमांड सप्लाई, ये जो छोटे छोटे अर्थव्यवस्था का ये छोटा छोटा पहलू है, छोटे छोटे हिस्से हैं। तो अगर हम इस लेवल पे स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो माइक्रो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। वहीं मैक्रो, तो मैक्रो के अंतर्गत हम बात करेंगे तो देखिए मैक्रो के अंतर्गत नॉमिनल इनकम आ गया, इसे मिटा देते हैं। मैक्रो के अंतर्गत क्या क्या आ गया, इसे मिटा देते हैं। फैमिली, डिमांड, डिमांड सप्लाई, इसके अंतर्गत आ गया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, फिस्कल सिस्टम, फिस्कल सिस्टम, जीडीपी, जीडीपी, पॉलिसीज, पॉलिसीज, ये सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सब, इन सभी का अध्ययन क्या है? मैक्रो, सॉरी, ये सभी का अध्ययन मैक्रो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक देखा कि जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको हम कैसे क्या करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा इंट्रो था। ठीक है, अब जो हमारा इंट्रो के साथ साथ इसको मैंने डिटेल से देखा, लेकिन सबसे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने मैक्रो के अंतर्गत की अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। वहीं अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं और देश की समृद्धि के लिए, देखिए अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि जीडीपी, तो ये जो जीडीपी, तो अगर जीडीपी तब तक कोई जीडीपी में तब तक मूवमेंट नहीं होगा जब तक इन चीजों पे मूवमेंट नहीं होगा। तो ये एक बेस का काम करती है, जो माइक्रो है ये बेस का काम करती है, इसके किसके? मैक्रो के लिए ये बेस का काम करती है, माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, और ये जैसे कि ये बेस अगर क्रिएट हो जाता है, अगर माइक्रो और मैक्रो ये दोनों बेस, ये सॉरी माइक्रो इसके लिए बेस का काम करती है। अगर बेस बेहतर होगा तो ऑब्वियस है पूरी इकोनॉमी अर्थात जीडीपी क्या होगी, आर्थिक समृद्धि वो भी बेहतर होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में जो एक फैमिली के आधार, जो एक फैमिली होती है तो वो क्या करती है, चीजों की डिमांड करती है, और उन डिमांड को एक इंडस्ट्रियल यूनिट, एक औद्योगिक इकाई क्या करती है कि उसके लिए फुलफिल करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, वहीं इस सप्लाई में आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें से रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसमें से जीडीपी बढ़ेगी, ये सारी चीजें तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आप अपने टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था मैंने बताया समष्टि के लिए एक आधार का काम करती है और बिना इन दोनों के कुछ भी चीज संभव नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो अब डेली, ये तो सिर्फ इंट्रो था, डेली 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपने देखा हमारा जो अगला आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास होगा। अगर हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर्गत थोड़ा सा मैं बताऊं, क्या है अगला लेक्चर? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। देखिए जो ये समृद्धि और विकास, ठीक है, तो जो आर्थिक समृद्धि है ये फेवरेबल है। जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि की अगर बात करें तो ये मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है। ये मात्रात्मक अवधारणा का मतलब कि आर्थिक समृद्धि, मान लीजिए जीडीपी में जीडीपी बढ़ी, ठीक है, तो जीडीपी ये नंबर बढ़ा, ये संख्यात्मक है, ये क्या है? संख्यात्मक है, फिगरेबल है। ठीक है, ये मात्रात्मक अवधारणा है। वहीं आर्थिक विकास ये गुणात्मक अवधारणा है, ये गुणात्मक अवधारणा है। आप देखोगे कि इस गुणात्मक अवधारणा का मतलब क्या है कि किसी के जीवन स्तर में सुधार होना आर्थिक विकास कहलाएगा। किसी के जीवन स्तर में सुधार होना, किसी के जीवन स्तर में सुधार होना, स्तर में सुधार होना क्या क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। वहीं आर्थिक अगर समृद्धि की बात करते हैं तो यह संख्या से संबंधित होती है और अगर जो जीडीपी का बढ़ना है, जो जीडीपी का बढ़ना, ये आर्थिक समृद्धि का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, हालांकि ये एक ओवरव्यू है, हम इसको कल डिटेल से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और इसके बाद जो हमें देखना होगा तो इसके साथ साथ हमारा जो पॉलिटी है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी, उसे हम कंप्लीट करते हुए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।